गाइस तो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फॉर्म ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि माइक्रोबायोलॉजी मैं स्टार्ट करी हुई हूँ यूनिट फर्स्ट। तो क्योंकि देखो सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है हर सब सब्जेक्ट का, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी मतलब मैंने अब से क्या करने वाली हूँ। हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, यानी हो सकता है 3 आवर्स टू 4 आवर्स की शायद हो जाए, या इससे कम भी हो सकती है। तो इसमें मेनली मैं क्या कर रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट के, वो मैं कवर करूँगी। तो इससे क्या होगा मेरी, हाँ मतलब एक वीक में, ध्यान से सुनो, मतलब एक वीक में, एक हफ्ते में क्या होगी, मेरी एक वीडियो हो सकता है जो कि मोस्टली 2 से 3 घंटे की रहेगी, ठीक है। और वो 2 से 3 घंटे में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जैसे यूनिट फर्स्ट का आज बताने जा रही हूँ, अभी तक जो बताई हूँ वो तो है, यूनिट फर्स्ट के जो मतलब 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पे अभी कवर कर दूँगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अब जो भी वीडियो देखोगे आप स्किप कर करके देखना, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट उसका पूरा देखना, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं इसका नाम ही रख दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 लाइक दैट, ठीक है। तो देखो मैंने पिछली बार आप लोग को एक बताया था मीजोसोम, जो कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसमें मैंने एक चीज़ बताने भूल गई थी, जो सेल वॉल होती है उसका ओरिएंटेशन का होता है। कभी कभी सेल वॉल जो होता है ना, एक क्वेश्चन आप लोग में बन जाता है इंपॉर्टेंट, कि जो सेल वॉल है मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जो आप लोगों ने देखा था उसमें सेल वॉल, उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन मतलब वो किस चीज़ से बनी होती है, ये कभी कभी पूछ लेता है। तो वो मैं एक बार एक्सप्लेन करूँगी। इस मतलब ये जो है इमेज, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो देखो मेनली बता क्या रहा है ये, देखो ये जो पेप्टिड एंड ग्लाइकॉन है आप लोग को दिख रहा है, ये जो पेप्टाइड, एक होता है पेप्टाइड पोर्शन है, एक आपको ग्लाइकान यानी शुगर पोर्शन दिख रहा है, ग्लाइकॉन मतलब शुगर पोर्शन। तो ये दो, एक क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एक होता है नाग होता है, एक क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। नाग जो होता है इसको क्या कहते हैं, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, या फिर ग्लूकोसामीन बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोसामीन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड, क्या बोलते हैं, म्यूरैमिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो एक होता है नाग होता है और एक क्या होता है, नाम होता है, ये इतना याद रखना। अब देखो आप लोग को दिख रहा है, एक क्या होता है पेप्टाइड पोर्शन है और एक क्या हमारा ग्लाइकैन शुगर है। तो अगर कभी भी ओरिएंटेशन को सेल वॉल ओरिएंटेशन एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद से मैं क्वेश्चन वाइज बताऊंगी, जिसमें आपके 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट के जो बच्चे हुए हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक होता है नाग, देखो एन एसिटाइल ग्लूटामिन, जो हमारी सेल वॉल होती है वो किसकी किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, देखो नाग होता है और उससे हमारी मतलब एक लिंक होता है नाम, ठीक है। फिर नाग होता है और फिर उससे क्या लिंक होता है, नाम, ठीक है। ऐसे हमारी नाग नाम के जो मॉइटी है, मतलब कि क्या है, मिली केमिकल्स या कंपाउंड बोल सकते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब इससे ही क्या कनेक्ट है, ये देखो, इससे इंटर कनेक्टेड है हमारा क्या, पेप्टाइड पोर्शन, जो कि क्या है हमारा टेट्रा पेप्टाइड है, ठीक है, टेट्रा पेप्टाइड, पेप्टाइड पोर्शन कनेक्ट है। अभी जो पेप्टाइड मतलब क्या होता है, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड मतलब भी पता हो, प्रोटीन के जो पोर्शन होते हैं, यानी प्रोटीन। तो अब आप लोगों को पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड की बनी होती है। अब आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में नाम पढ़ा होगा, तो 4 आपके अमाइनो एसिड जो होते हैं वो हमारे मेनली बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एल एलानिन, एन ग्लूटामिन, एन लाइसिन और एल मतलब एलानिन फिर से, ठीक है, मतलब डी एलानिन। एक एल एलानिन होता है और डी मतलब ये तो पता है ना आपको, लीवोरोडेटरी और डेक्स्ट्रोडेटरी होता है मेनली। तो ये 4 हमारे पेप्टाइड जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं नाम मॉइटी से, आप लोग को ये याद रखना है, नाम मॉइटी। और उसी तरह फिर इसमें भी हमारा जो नीचे भी होगा वो हमेशा ऐसे कनेक्ट रहता है, तो नाम मॉइटी से हमारा क्या रहेगा, ये कनेक्ट होता है। तो मेनली अगर कभी भी सेल वॉल पूछे तो इनकी क्रॉस लिंकिंग जो होती है, मान लो अब आप लोगों ने क्या किया, कोई एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन वगैरह ने आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो पेनिसिलिन वगैरह जब हम देते हैं, तो जब हम पेनिसिलिन देते हैं तो हमारे पास देखो क्या है, नाग है, नाम है, ठीक है, फिर हमारा क्या है, नाग है और हमारा क्या है, ये नाम है ना। अब देखो ये हमारे नाम से हमारा क्या है, यहाँ पे अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे भी हमारे नाम से हमारा टेट्राड मतलब 4 हमारे क्या होते हैं, अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं। अब देखो जैसे हम लोग पेनिसिलिन वगैरह देते हैं, नॉर्मल मैं बहुत शॉर्ट में एक चीज़ बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई भी हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, तो वो मेनली क्या करती है, इनके बीच जो बॉन्ड होता है ना, उसको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो सेल वॉल होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है सेल वॉल का, यानी सेल वॉल टूट जाती है। और हमें पता है कि किसी कोई भी बैक्टीरिया है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे, अगर मान लो बैक्टीरिया की सेल वॉल ही ब्रेक हो जाएगी तो जितने भी अंदर के पार्टिकल होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, लीक कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे।
बाहर आ जाएंगे और हमारे जो बैक्टीरिया होगा उसकी डेथ हो जाएगी। इसको शॉर्ट में कहते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था मेनली जो कि मेरा बचा था पिछले वीडियो का एक पार्ट था, बहुत छोटा सा, सेल वॉल। तो इसके बाद अब मैं देखो बात कर लेती हूँ क्वेश्चन वाइज जो कि मैं बताने जा रही हूँ। तो यूनिट फर्स्ट में जो 2-3 क्वेश्चन आप बताने जा रही हूँ। देखो आप लोग में एक चीज़ और है, मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। देखो आप लोग में एक मतलब दिया हुआ है वो प्रिजर्वेशन, मतलब कल्टीवेशन, प्रिजर्वेशन, ये जो दिया हुआ है ना उसका बैक्टीरिया का। तो मैं एक चीज़ आप लोग क्लियर कर दूँ, ये जो क्वेश्चन है ना ये कभी पूछे नहीं जाते एग्जाम्स में, मतलब इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाइएगा। हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले। स्ट्रेट मेथड होते हैं, फिर सीरियल डाइल्यूशन वगैरह भी कुछ क्या क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 नंबर के लिए और आपकी नॉलेज के लिए, मतलब थोड़ा बहुत। बाकी एज सच एग्जाम्स के, क्योंकि मैं ये जो वीडियोज़ बना रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ बना रही हूँ, तो अगर उसकी मतलब उसके हिसाब से तो ये मैं नहीं बता रही हूँ। बाकी अगर टाइम मिलता है तो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है यूनिट फर्स्ट से। सबसे पहले मैं बता दूं एक क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक कभी कभी माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका सोर्स मतलब वो पूछ लेता है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन पूछ लेता है कि उसके एप्लीकेशन क्या है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, जो कि मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ मैं बताने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखो ये क्वेश्चन लगा, अच्छा एक चीज़ और, क्वेश्चन पूछता कैसे पता है आप लोग, ये नहीं पूछेगा कि सिर्फ इसके बारे में। देखो ये ऐसे पूछ सकते हैं कि राइट डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन अलग से डाल दे, जैसे राइट अबाउट द माइक्रोस्कोपी, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, लाइक दैट। ठीक है, ऐसे आप लोग को प्रिपेयर करना है। तो देखो अब आप लोग को तो पता ही होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है। अगर नहीं पता तो मुझे पहली बात तो लगता नहीं किसी को नहीं पता होगा। देखो चलो फिर भी बता देती हूँ। देखो प्रो मतलब क्या होता है ना, प्रो मतलब होता है पुराना, मतलब से याद रखो। ठीक है, और एक होता है यूकैरियोट्स। ठीक है, तो एक होता है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो प्रो मतलब होता है कि जो पहले का हो, पी से पहला भी याद रख सकते हो, प्राइमरी भी याद रख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, मेनली न्यूक्लियस जो होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, और इसमें क्योंकि वो पहले के थे तो उनमें न्यूक्लियस मतलब नहीं डेवलप थे, और इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियस जो होंगे वो मेनली प्रेजेंट होंगे। मेन इसमें ये डिफरेंस होता है, अगर कभी भी बोले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। आगे हम देख लेते हैं, तो इनके साइज़ की बात करते हैं तो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, लीनियर डायमेंशन, तो लीनियर मतलब सीधा। ठीक है, और इनमें जनरली 5 to 100 होता है, 1 to 10 और 5 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो यूनिसेलुलर होता है, क्योंकि वो प्रो मतलब बहुत पहले। अब वही बात है ना, अगर कहीं ना कहीं बात करें जो पहले की चीज़ें थी, हम लोग अपडेट क्यों होता है, अपडेट का मतलब क्या होता है, नई चीज़ों को उसमें ऐड करना। और नई चीज़ें कैसे ऐड होंगी, पुरानी कुछ पहले से थी उसी में तो ऐड हो रही है, तो पहले होंगी तभी नहीं होंगी। तो हिस्ट्री मतलब क्या हो गया, प्रो कहते नहीं है। तो अब ऐसा नहीं कि प्रो मतलब आज के स्मार्ट में जैसे बोल देते हैं कि आई एम प्रो ब्रो, ऐसा ये वाला नहीं। ठीक है, तो यूनिसेलर हो गया और मल्टी सेलर हो गया। नेक्स्ट हमारा इसमें है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जिसमें लिपिड और प्रोटीन मेनली के बने होते हैं, और इसमें जो होता है मेनली किसका बना होता है, अपना एब्सेंट होता है, मतलब सेल वॉल होती ही नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, पर जनरली नो स्टेरॉल, मतलब स्टेरॉल आप लोग पढ़ोगे आगे कोग्नोसी में भी है, ये एक केमिकल कंपोजिशन बोल सकते होता है, लेकिन इसमें हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डीएनए जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है इन साइटोप्लाज्म, और इसमें लॉन्ग लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पिली होता है, तो प्रेजेंट होता है। पिली मतलब क्या होता है मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पिली मतलब क्या होता है, पिली क्या है, मतलब बैक्टीरिया में ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें पिली है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताना। नेक्स्ट प्रेजेंट होता है इसमें, और इसमें एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस आप एक डाल सकते हो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। एक आप लोग न्यूक्लियर बाउंडेड मेम्ब्रेन जैसे कि आपका गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऑर्गेनेल्स, ये डाल सकते हो। ठीक है, तो हिंदी थी ये डिफरेंस पूछ लेता है, ये 2 मार्क्स में भी पूछता है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर से क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलो ठीक है, अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो मैं हम देख लेते हैं, जो कि आज से स्टार्ट कर रही हूँ, जो सीरीज का मेन क्वेश्चन रहेगा। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जो होता है उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पहला हमारा ग्रोथ, पहले जानो ग्रोथ क्या होता है। इंक्रीज द सेलुलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बैक्टीरिया इन क्वांटिटी, मतलब कि क्या बोल रहा है, कोई बैक्टीरिया है उसके अंदर जो सेलुलर कंस्टिट्यूएंट, यानी सेलुलर कंस्टिट्यूएंट अगर बोले तो जैसे उसके सेल में जो जो चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या होगा उसके सेल में, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, उसकी सेल वॉल हो गई उसके, और जो न्यूक्लियोटाइड हो गए, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोटाइड हो गए, वो सब क्या होते हैं उसके
ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका लगातार बढ़ना ही ग्रोथ है। द केमिकल एलिमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी इज कॉल्ड द न्यूट्रिशनल। मतलब अब देखो, हम उन्हें खाना तो ऐसे दे नहीं सकते, रोटी सब्जी नहीं दे सकते, कुछ हमें उनको ऐसी चीज़ें देनी होती है जिसकी वजह से वो क्या करे, ग्रोथ करे, बहुत जल्दी जल्दी बढ़े। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उस केमिकल या एलिमेंट्स को क्या कहते हैं जो कि उसकी ग्रोथ को एक बढ़ाए, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और हमें क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये है, ये हमें तो देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं न्यूट्रिशन में कौन कौन से। चलो देखो, मेजर एलिमेंट है, तो मेजर होता है एक तुम्हारा नॉर्मली ट्रेस एलिमेंट होता है। तो मेजर मतलब कहता है दीज एलिमेंट आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। मेजर मतलब क्या, हमें क्या चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, ये सब तो चाहिए, हवा चाहिए, तो वाटर और इनऑर्गेनिक आयन विच हैज़ इंपॉर्टेंट रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन द सेल। मतलब दोनों का ही बहुत ज़्यादा रोल है, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, कहाँ पे, सेल में। ठीक है, तो ये दोनों में भी क्या होता है, हमारा मेजर एलिमेंट में आता है। अब कौन कौन से हैं ये देखते हैं। मेजर एलिमेंट जो होता है उसमें मेनली क्या क्या आता है, हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीज। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, मेनली मेजर एलिमेंट होता है। अब ये मेजर एलिमेंट तो है, अब इसमें हम देखेंगे कि इसके सोर्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। देखो, जो कार्बन है पहला, वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से हमें मिलेगा, और ये क्या होता है, मेजर कंस्टिट्यूएंट। कोई भी हमें पता है, जब हमारी बॉडी जो होती है जलती है, तो हमें पता है हमारी बॉडी, अगर मान लो कार्बन नहीं होगा तो, क्योंकि हमें पता है ना वो मिट्टी में मिल जाने वाला कॉन्सेप्ट, तो मतलब मेन क्या होता है, कार्बन जो होता है वो बहुत इसेंशियल होता है, और किसी भी हमारे में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, तो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है ऑफ द सेल बॉडी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या, ऑक्सीजन है, तो H2 जो होता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। एंड फंक्शनल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इन द एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में क्या है, सोर्स, मतलब क्या होता है, इसमें NH3 होता है, NO2 या फिर N2 जो होता है वो होता है, और इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये अमाइनो एसिड, हम लोग को पता है कि मतलब जो अमाइनो एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो किसी भी फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं देखो तो एक मिनट, देखो कहीं ना कहीं देखो तो हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाता है, फिर हमारा क्या है, देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फिर इस तरह फिर हमारा फिर कार्बन भी ले लो, इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा ऐसे आप लोग एक सर्कल टाइप का कुछ बना सकते हो, सल्फर हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, फॉस्फोरस हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। फिर अच्छा, पोटेशियम क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग को पता है, Mg हो गया, Fe हो गया, कैल्शियम हो गया, और फिर हमारा मैग्नीज आ गया। तो ये कुछ हमारे क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो आप लोग इसको इस तरह से थोड़ा सा अट्रैक्टिव करके लिख सकते हो, इससे आपके मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और फिर हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या, फॉस्फोरस जो होता है, ये भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। न्यूक्लिक एसिड जो आप लोग को पता है, DNA जो होता है मेनली, तो DNA का जो बैकबोन होता है उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ 3-4 चीज़ें होती हैं ना, तो जैसे कि DNA है। ठीक है, तो DNA जो होता है इसका जो बैकबोन होता है उसमें क्या होता है, फॉस्फोरस भी होता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड वगैरह मिली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं ना बीच बीच में, तो मेनली क्या होता है, फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूक्लिक एसिड पर्पस। एंड टिकोइक एसिड, आप मतलब जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें टिकोइक एसिड इंपॉर्टेंट होता है। सल्फर में मेनली क्या होता है, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, इसका फंक्शन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टीन, मतलब वही बात है कि देखो जहाँ पे भी अमाइनो एसिड है, अब आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि आपके कौन कौन से अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, तो सिस्टीन होता है, मैथियोनिन और ग्लूटाथियोन, इसमें मेनली सल्फर प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम एक आपको हो गया, तो पोटेशियम सॉल्ट जो होता है उसके लिए सोर्स होता है, एंड फंक्शन जो होता है इसका मेनली को फैक्टर होता है फॉर द सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है, मतलब पोटेशियम जो होता है बहुत जगह आप लोगों ने देखा है कि मतलब को फैक्टर मतलब कहता है कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको इंक्रीज करने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ है तो को मतलब ये होता है एक साथ देने वाला और फैक्टर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें फिर क्या है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम सॉल्ट ही होता है, ये जो होता है ये एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती है, आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ा था कि Mg2+ जो होता है वो बहुत सारे रिएक्शन के बीच में आ रही थी, बार बार Mg जो है वो आ रहा था, तो वो क्या होता है, मेनली को फैक्टर होता है फॉर द सर्टेन एंजाइमेटिक रिएक्शन। कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम सॉल्ट के लिए होता है, और फिर इनऑर्गेनिक सेलुलर कैटायन होता है, कंपोनेंट ऑफ द इंडोस्पोर। इंडोस्पोर मतलब क्या होता है, देखो
जो बैक्टीरिया होती है ना, वो जब डेथ होने लगती है उसकी, अभी आगे बढ़ाऊंगी, जब डेथ होने लगती है तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे इंडोस्पोर बनाते हैं। ये इंडोस्पोर क्या करते हैं, इंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोग को। देखो मान लो मेरी क्या है, ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, कैप्सूल की शेप का बना देती हूँ, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। अब देखो जब इसका डेथ होने लगता है तो ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं किसको, इंडोस्पोर को। ये इंडोस्पोर जो होते हैं छोटे 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 होते हैं, बहुत ऐसे बोल सकते हैं उनके बेबी होते हैं, एक हिसाब से छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके, ठीक है, जो उसको उससे निकलते हैं। ये क्या करता है, मेनली इंडोटॉक्सिन रिलीज़ करता है, ठीक है। अब ये इंडोटॉक्सिन क्या करता है, इंडोटॉक्सिन से लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक कुछ होगा, तो जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया ह्यूमन की बॉडी में गया है तो जब उसकी मान लो डेथ हो जाए या कुछ समय बाद वो इंडोटॉक्सिन रिलीज़ करता है। ये मेनली क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज कराता है, किसी भी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज कराता है, जिससे बहुत सारी रिएक्शन जैसे रेडनेस देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब मेनली क्या होता है, ये मेनली इंडोटॉक्सिन जो होता है किससे रिलीज हो रहा है, बैक्टीरिया से। तो मेनली इंडोस्पोर जो होता है वो कैल्शियम जो होता है कंपोनेंट होता है इंडोस्पोर का। नेक्स्ट हमारा इसमें आयरन है, तो कंपोनेंट ऑफ द मतलब साइटोक्रोम एंड सर्टेन नॉन हीम आयन प्रोटीन जो होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है हीम नॉन हीम मतलब क्या, कि मेनली ब्लड जिससे बन रहा होता है, तो मेनली इसका सोर्स हमारा क्या होता है, आयरन सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये मेनली कहते हैं हमारे मेजर यानी इसेंशियल या फिर मेजर एलिमेंट बोल सकते हैं फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया एंड ग्रोथ ऑफ दैट। उसके बाद हमारा मेनली ट्रेस एलिमेंट। देखो ट्रेस मतलब क्या होता है, ये नॉन एसेंशियल होते हैं। पहली चीज़ क्या होती है, ये नॉन एसेंशियल होते हैं एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड इन अ कल्चर मीडिया एज ए न्यूट्रिएंट, बस उसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, ये न्यूट्रिएंट की तरह काम नहीं करते हैं। वही बात है, ये देखो ट्रेस एलिमेंट में यूजली को फैक्टर फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन, लाइक इसमें हमारा Mn होता है, ठीक है, मेनली मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम। तो ये हमारे एग्जाम्पल है, आप लोग याद करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे इसी में नेक्स्ट कुछ आ जाते हैं ग्रोथ फैक्टर, जो कि न्यूट्रिशन में ही देते हैं बोल सकते हैं, पर मेनली क्या करते हैं, ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, जैसे प्यूरिन, पायरिमिडीन। अब ये न्यूक्लिक एसिड के बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, दोनों जो हमारा बेस होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसकी मतलब कंस्टिट्यूएंट है। तो रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड DNA एंड RNA, पहली चीज़ ऐसे लेके आनी है। अमाइनो एसिड है ही रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ दैट, एंड द विटामिन जो होता है वो कोएंजाइम की तरह काम करता है। तो अब एक चीज़ कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि अब बैक्टीरिया को हम ये सब देंगे कैसे, ठीक है। मतलब ऐसी क्या चीज़ हम करें जो बैक्टीरिया को बहुत ईजी मतलब ये मिले, है ना। तो देखो क्या करते हैं हम, मेनली हमारे पास क्या है, मान लो एक हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है। अब हम इस कंटेनर में क्या करेंगे, कल्चर भरेंगे। कल्चर मतलब पता है आप लोगों को क्या, एक होता है एगार, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। एगार होता है, उसको इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। कोई कंटेनर में एगार ऐड किया। अब इस एगार के साथ साथ हम लोग को जो भी हमारा न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं, मतलब जैसे कैल्शियम हो गया या कोई भी वो हो गया, ग्रोथ फैक्टर के लिए हमें विटामिन चाहिए, वो ऐड कर देंगे। मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह का माइक्रोब्स है और किस तरह की ग्रोथ करवानी है, ठीक है। वो सब अगर हो सकता है उसको ऑक्सीजन चाहिए, कि मतलब ऑक्सीजन वाला हो, जैसे एरोब्स बैक्टीरिया हो तो उसको ऑक्सीजन चाहिएगी, तो वो हम ऐड करेंगे। जैसे धीरे धीरे हम लोग सब कुछ ऐड करके एक मतलब बना लेंगे, एक क्या मतलब जो भी है उसमें, फिर हम लोग उस बैक्टीरिया जो होगा उसको ग्रो करवाएंगे, कुछ ऐसा करवाते हैं। अभी इतना याद रखो। तो इसको जो बना ना मीडिया जिसमें वो ग्रो हो रहा है उसको कल्चर मीडिया कहते हैं। इतना क्लियर है ना। तो आपका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं भी आप लोग को बता रही हूँ। अब इसी के साथ मतलब ये मेनली देख लेते हैं कि कल्चर मीडिया जो बताई हूँ मैं कि मिक्स करते हैं, उसमें मेनली क्या क्या होता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। मैं यहाँ पे कल्चर मीडिया के टाइप्स नहीं बताऊंगी, लेकिन जो क्वेश्चन दूसरा आपका है वो कल्चर मीडिया क्या होता है ये देखते हैं। क्वेश्चन हमारे इसी में पूछ सकता है कि कल्चर मीडिया क्या होता है। तो मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि कल्चर मीडिया देखो, तो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ न्यूट्रिएंट प्रिपेयर डायरेक्टली फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द कल्चर मीडिया और मीडियम, ठीक है। मैंने जो चीज़ आप लोग को बताई कि हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल कंटेनर लेते हैं, ठीक है। ये कंटेनर लिया। अब इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, हम सब चीज़ ऐड करेंगे, मतलब वाटर हो गया, ठीक है, और न्यूट्रिएंट हो गया। न्यूट्रिएंट्स में आपका में सब कुछ आ जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ग्रोथ विटामिन सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन वगैरह आ जाएगा, उसको कितना टेम्परेचर देना ये भी आ जाएगा। तो हर एक चीज़ ऐड करेंगे। अब उस ऐड करने के बाद जो चीज़ हमारे पास लिक्विड बना, उस लिक्विड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कल्चर मीडिया बोलते हैं, ठीक है।
अब मान लो कोई बैक्टीरिया है, वो ग्रो कर गया, एक बार ध्यान से सुनना, ग्रो कर गया। अब हम क्या करेंगे, जो बचा कुचा कल्चर मीडिया है वो हम क्या करेंगे, फेंक देंगे और उसमें नया कल्चर मीडिया डाल देंगे। तो इस प्रोसेस, अगर हम फेंक दिए फिर नया डाले, फेंक दिए फिर नया डाले, फेंक दिए फिर नया डाले, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम एक ही बार कल्चर मीडिया यूज़ कर रहे हैं और जितना बैक्टीरिया ग्रो किया, बाकी बस फिर नहीं करते हैं। उसमें अगर हम लोग कोई चीज़ चेक कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेस, मतलब जिसमें हम लोग बार बार कल्चर मीडिया को चेंज नहीं करें। अच्छा, कल्चर मीडिया चेंज करना ज़रूरी क्यों है? मान लो हमारे पास एक बार हम लोगों ने बैक्टीरिया ग्रो करवा लिया, उस कल्चर मीडिया में हमारा बैक्टीरिया ग्रो हो गया। अब आप लोग सोचो कि उसमें बैक्टीरिया कहाँ से आ गया। अब जो हम कल्चर मीडिया में चीज़ें डाल रहे हैं उसमें ही ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसमें अपने आप बैक्टीरिया, जो मान लो हम थोड़ी सी डालें, थोड़ा कुछ डालें और वो ग्रो कर ही रहा है बैक्टीरिया। हम लोग क्या करते हैं, रोटी वगैरह जो होती है पुरानी, ब्रेड वगैरह, वो रख देते हैं, हम लोग देखते हैं उसमें अपने आप कुछ ना कुछ ग्रो हो जाता है, जैसे फंगस वगैरह। उसी तरह हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो कहीं उन वाटर वाली चीज़ों पर ग्रो होता है। तो अब देखो ग्रो हो गया मान लो, ठीक है। अब हम लोग थोड़े समय बाद फिर क्या करें, नया वर्ड, मतलब नया कल्चर मीडिया जो है वो ऐड कर दिया, पुराना वाला हम लोग क्या करें, रिमूव कर दिए। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, आप लोग को पता है? नहीं पता? देखो हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन देना है, हमारे बैक्टीरिया को। अब हम जितनी बार ये मीडिया चेंज करेंगे उतनी बार हमें उन्हें फ्रेश न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब जैसे मान लो हम लोगों ने एक बार मतलब हम लोग कहीं से पार्टी में गए, ठीक है, मान लो पार्टी में गए। अब वहाँ पे हम लोग पहले सब लोग, बहुत सारे लोग आए थे, सब लोगों ने खाना तुरंत जल्दी जल्दी खा लिया, ख़त्म, ठीक है। अब आधी घंटे बाद वहाँ पे दूसरी पार्टी एक जगह और है, ख़त्म हो गया, सब चले गए, किसी को खाना हो सकता नहीं भी मिला और किसी का पेट नहीं भरा। अब दूसरी जगह, दूसरे दिन हम लोग दूसरी पार्टी में गए, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि हर आधी घंटे पे कोई आ रहा है और वो खाने को चेक कर रहा है कि खाना कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया। समझ रहे हो? अगर ख़त्म हो गया तो वापस से वो क्या कर रहा है, चेंज करके नया खाने की प्लेट, मतलब नया खाने का पूरा स्टॉल लगा दे रहा है फिर से, मतलब खाने के जो कंटेनर है उसे फिल कर दे रहा है। तो बार बार फिल करने की वजह से क्या है कि कोई भी भूखा नहीं घर जा रहा है, मतलब हर इंसान खाना खा के ही घर जा रहा है कहीं ना कहीं। तो एक हिसाब से इतना जानो कि उस हर इंसान को न्यूट्रिशन मिल रहा है, हर बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगर हम बार बार न्यूट्रिशन चेंज कर रहे हैं और उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये मेनली क्या होता है, कल्चर मीडिया। तो अ सॉल्यूशन containing nutrient prepared directly for the growth and multiplication of the microorganism is called the culture media or medium. That's it. अब देखो कंटेन क्या क्या करता है। सबसे पहला हमारा है वाटर, ठीक है। तो वाटर में भी क्या है, देखो टैप, प्योर और डिस्टिल वाटर मे बी यूज्ड फॉर द मीडिया। हमें हमेशा मतलब अच्छा वाटर ही बोलते यूज़ करना होता है, क्योंकि ग्रो ही करवाना है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो ऑल केमिकल रिएक्शन आर अकर विद द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ, हमें पता है जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं। और वैसे भी जो ह्यूमिडिटी वाली जगह होती है वहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो करते हैं, आप लोग को पता होगा। जैसे कहते हैं कि गीले हाथ से अचार को नहीं टच करना चाहिए, अगर गीले हाथ से अचार को टच करते हैं तो बहुत जल्दी उस पर फंगस ग्रो कर जाता है और अचार ख़राब हो जाता है। तभी उसको धूप में रखते हैं कि उसकी जितनी भी नमी होगी अचार में या कहीं पे भी जो भी, और उसको तेल में भिगो के रखते हैं कि उसकी वाटर जो होता है वो रिमूव हो जाए। तो वही कहते हैं कि ऑल केमिकल रिएक्शंस आर अकर इन द सेल प्रेजेंस ऑफ द वाटर, ठीक है। तो पहला वाटर हो गया। दूसरा हमारा क्या है, पेप्टोन। पेप्टोन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द हार्ट मसल, केसीन, फिब्रिन, सोया मिल एंड ETC। और ये मेनली क्या होता है, हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी मतलब क्या होता है पता है, मतलब हाइग्रोस्कोपी मतलब क्या होता है, वाटर के कण, मतलब वो जैसे ही बाहर आता है इन्वॉल्वमेंट में तुरंत ये करने लगता है, ये लिक्विड होने लगता है, उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपी। तो फिर पेप्टोन जो होता है वैसे ही होता है। नेक्स्ट हमारा ईस्ट। तो ईस्ट जो होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है, ये बैक्टीरिया की फैमिली होती है सैक्रीमाइसिस उससे, और ये कंटेन द कार्बोहाइड्रेट। ईस्ट यूज़ क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था मतलब एक बार कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईस्ट इन कल्चर मीडिया। तो मेनली क्या करता है, ये कंटेन करता है एमाइनो एसिड जो होता है उसको और ग्रोथ फैक्टर को। नेक्स्ट हमारा इसमें है मीट एक्सट्रैक्ट। तो प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेश लीन मीट, इट कंटेन द जेलेटिन, पेप्टोन, एमाइनो एसिड, क्रिएटिनिन एंड इट कंटेन द ग्रोथ फैक्टर, जो कि हमारा क्या क्या होता है। देखो हम हर एक चीज़ ऐड कर रहे हैं लेकिन अलग अलग फॉर्म में। अब हम विटामिन ऐसे खोल गए कहीं से, कैप्सूल तो डाल नहीं देंगे कल्चर मीडिया में, हमें कुछ ऐसा यूज़ करना है जिसके अंदर विटामिन होगा, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स होगा, जिसके अंदर होगा, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेश लीन मीट and it contain the gelatin, पेप्टोन, amino acids, creatinine and thiamine, nicotinic and riboflavin also, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, अगार है। तो अगार क्या होता है, लॉन्ग चेन, ये इंपॉर्टेंट, लॉन्ग चेन पॉलीसैकेराइड होता है। और मेनली अगार बना किससे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगारोस और अगारोपेक्टिन, जिसमें जो कंसनट्रेशन होती है वो 70% होती है और 30%, ठीक है। तो ये था मेनली हमारा क्या,
कल्चर मीडिया। अब इसमें एगार जो होता है इसका फंक्शन क्या है ये देखते हैं, मतलब क्यों एगार डाल रहे हैं। बाकी चीज़ तो हम देख लिए कि इसमें थाइमीन है, इसमें ये है, उसमें वो है, पर एगार का क्या मेन फंक्शन है। एगार जो होता है ये मेनली गुड सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। अब सॉलिडिफाइंग का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने किया, ठीक है, बना को कंटेनर लिया। अब जब हम एगार डाल रहे हैं तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक ऐसे बेड जैसा स्ट्रक्चर बन जा रहा है। अब इस पर हमारा क्या करना है, मान लो बैक्टीरिया ग्रो करेगा आराम से, ठीक है, उसको ऑक्सीजन भी यहाँ से मिल जा रही है अगर ऑक्सीजन वाला है, तो ये सॉलिड बहुत जल्दी होता है। आप लोगों ने पता नहीं प्रैक्टिकल में एगार ग्रोथ किया है कि नहीं, पर इंपॉर्टेंट, अगर नहीं किया तो अपने मतलब टीचर से कहना कि प्रैक्टिकल में ये करवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट एज अ गुड सॉलिडिफाइंग एजेंट 2%। इट हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। एंड बैक्टीरियोलॉजिकल इनर्ट होता है, मतलब बैक्टीरिया से इसका कोई मतलब इनर्ट मतलब होता है रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। एंड मेनली इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 95 to 98 डिग्री सेल्सियस होता है, और लिक्विड हो जाता है 40 to 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या 100 डिग्री सेल्सियस पे मेनली ब्लेंडेड होता है, इतना, ठीक है। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो देख लेते हैं। अगर आप लोग चाहो तो एक बार स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, तो क्योंकि यूनिट फर्स्ट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहीं कवर कर रही हूँ, और साथ में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो भी यहाँ कवर करती चल रही हूँ, जिससे कि आप लोग को आने मतलब आगे कोई प्रॉब्लम ना हो खास, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके गाइस, तो देखो जैसे कि जो माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ चल रही है उसमें मिलने क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनने वाला है एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वो क्या है हमारा, डिफाइन द ग्रोथ कर्व। और ग्रोथ क्या होती है मैं पहले बता चुकी हूँ, अब ये ग्रोथ कर्व एक नया क्या आ गया, चलो देखते हैं, बहुत ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। पहली बात तो एक चीज़ बता दूँ, जो लोग टेंशन लेते हैं ना, मतलब प्लीज़ टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ो, पेन पेपर लेके बैठ तुरंत ऐसे बहुत फटाक से तैयार करवा दूँगी क्या है ग्रोथ कर्व। दूसरा इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है, वो एडिशन के लिए पूछ सकता है, और हो सकता है ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये अलग से भी पूछ ले, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। एक्सप्लेन द फिजिकल पैरामीटर ऑफ द ग्रोथ। अच्छा, 2 चीज़ होती है, एक क्या होता है केमिकल होता है, एक होता है क्या फिजिकल, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा। केमिकल मतलब आप लोग को पता है, केमिकल इन द सेंस जिसमें मान लो अगर बहुत ज़्यादा हुआ, कार्बन हो गया, इन सबसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आ गई, मॉलिब्डेनम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम मतलब कैल्शियम कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो हो गया केमिकल। अच्छा, फिजिकल में एक बार आप लोग खुद सोचो क्या क्या आ सकता है। फिजिकल मतलब क्या होता है, जो बाहरी चीज़ें हों, बाहरी क्या हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकता है बिल्कुल, टेम्परेचर हो सकता है, पीएच हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, और क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, ये सब हमारे क्या होंगे, फिजिकल चीज़ें आएंगी। तो हाउ फिजिकल चीज़ें जो है, मतलब जो भी जितनी भी हमारे पास फिजिकल चीज़ें हैं वो कैसे हमारे ग्रोथ को बढ़ाएंगी या घटाएंगी, या ग्रोथ कर्व। अच्छा, कर्व मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो ऐसी हो, ठीक है, इसको कौन सा मतलब बोलेंगे, ये होता है, ये सेंटर पॉइंट मतलब पीक पॉइंट इसको बोलते हैं, वापस वो डाउन स्टेज में आता है। तो ये इतनी चीज़ें आप लोगों को कर्व में देखने मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और ध्यान से देखो क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, सबको पता है, सब मैं पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग स्किप कर करके नोट्स करते रहो, और बाकी जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा ही चुकी हूँ, और चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो यूनिट सेकंड भी हम ऐसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग को समझ नहीं आएगा, जल्दी जल्दी का मतलब ये है कि अगर आप एक बार बैठ के ये वीडियो देखो पूरा तो क्लियर हो जाए। चलो बातें बाद में स्टार्ट करते हैं। द वेरियस फैक्टर आर अवेलेबल विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हमारा क्या ऑक्सीजन, हम सबको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट सांस मतलब नाक बंद करके और मुंह बंद करके बैठो, पता चल जाएगा ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट, दैट इज 20% ऑफ आवर एटॉम, मतलब जो एटमोसफेयर है, एटमॉस्फेयर वहाँ पे हमारा 20% हमारा क्या है, ये प्रेजेंट होता है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो हमारा क्या होता है एरोबिक होता है, एक एनारोबिक। और मुझे जहाँ तक पता है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इतना नहीं पता होगा। एरोबिक, ये सब चीज़ें जो आप लोग की बायोकेमिस्ट्री में पिछले सेमेस्टर में कंप्लीट की गई हैं, ठीक है, पर मैं फिर से एक बार के लिए बता दें। एन मतलब हो गया क्या, नहीं है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी वो बैक्टीरिया जिनको रिक्वायर है ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, ठीक है, उन्हें एरोबिक कहेंगे। और जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया होंगे उनको क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है ग्रोथ करने के लिए, मतलब वो अगर ऑक्सीजन नहीं भी है मान लो किसी कंडीशन में, या नहीं ही चाहिए, ऐसा भी है कि वो उनको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसमें क्या है, अब जो हमारा ये मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट है फिजिकल पैरामीटर का, इसको अगेन डिवाइड किया गया है किसमें, ऑब्लिगेट और ऑब्लिगेट एनरोब्स में। अब ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, इसको मतलब कुछ क्लासेस हैं इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है।
देखो ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया ओनली ग्रोथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि क्या है ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, ठीक है। अब वहीं ऑब्लिगेट एनारोब्स आ जाएंगे तो मतलब एब्सेंस उनको चाहिए, पहली हो गई। दूसरा, इन डीपर कल्चर एरोब्स विल ओनली ग्रोथ सरफेस। इसका मतलब समझ रहे इस लाइन का मतलब, इन डीपर सा कल्चर, आप लोग को पता है कल्चर मीडिया क्या होता है, ये सब मैंने क्लियर कर दिया है। तो मान लो हमारे पास ये कोई कंटेनर है, हम लोगों ने इसमें एगार और जो भी हमारा मेल्स्ट्रेक्ट और वाटर जो भी चीज़ें चाहिए थी ग्रोथ कराने के लिए वो हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया भाई, हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया इसमें देखेंगे हम लोग कुछ टाइम बाद, इनक्यूबेट करने का मतलब पता है आप लोग को, इनक्यूबेट मतलब होता है कि वो टाइम या पीरियड जितने देर के लिए हम उस कल्चर को रख रहे हैं जिससे कि बैक्टीरिया ग्रो हमें दिख जाए, यानी बैक्टीरिया ग्रो करता हुआ दिखे, उसको इंक्यूबेशन कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 20 दिन का हो गया, 21 दिन का हो गया, डिपेंड करता है बैक्टीरिया किस टाइप का उसको। अब इनक्यूबेट करने के बाद हम कुछ टाइम के बाद, मान लो 3 वीक के बाद देखेंगे, ठीक है। 3 वीक के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो गया है। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स पढ़ रहे हैं। एरोब्स मतलब पहले ही पता है कि ऑक्सीजन चाहिए उसको। अब हमें पता है हमारे इन्वायरमेंट में तो बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है कि नहीं, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही है इन्वायरमेंट में। अब जो ये ऑक्सीजन है, क्योंकि एरोब्स हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जो बैक्टीरिया होंगे ना, ये सिर्फ हमारा जो कल्चर मीडिया है उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, क्योंकि नीचे तो उसको मर जाएगा ना वो, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए। या तो हम ऐसा कर सकते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करें तो काम बनेगा, लेकिन अगर नहीं, हम मोस्टली ऑक्सीजन नहीं मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो मोस्टली नहीं ऐड करेंगे, तो हम देखेंगे कि सिर्फ सरफेस पे मिलेगा और क्या बैक्टीरिया जो ग्रो होता होगा मिलेगा। तो अगर हमें सरफेस पे सिर्फ बैक्टीरिया मिल रहा है और अंदर नहीं मिल रहा है मान लो, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा है, ऑब्लिगेट एरोब्स है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा इसमें है ऑब्लिगेट एनारोब्स। अब वही बात है कि बैक्टीरिया ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट एंड देयर कल्चर इन ए स्पेशल चैम्बर एंड ऑक्सीजन शुड रिमूव फ्रॉम द होल मटेरियल। अब वही बात फिर इसमें दोबारा से अगर ध्यान से देखो तो वही बात है कि हम चैम्बर लिए, उसमें ग्रो करवाया, इंक्यूबेट करने के बाद हमें पता चलेगा कि बैक्टीरिया ग्रो हुआ है कि नहीं। अब हमें मान लो उस जो हमारे जो एनारोब्स वाले हैं मतलब ऑब्लिगेट एनारोब्स वाले, उनको एक स्पेशल चैम्बर में हमें बनाना पड़ता है जिसमें से जितनी भी अगर ऑक्सीजन है उसको रिमूव करना ही ज़रूरी है। मान लो अगर कोई चीज़ हम दे रहे हैं उसमें ऑक्सीजन चली गई है किसी चीज़ से, तो उसको हमें क्या करना होता है, रिमूव करना ही करना है, ठीक है। तो ये मेनली क्या होता है, ऑब्लिगेट एनारोब्स। दैट्स क्लियर, ओके। तो ये हो गया ऑब्लिगेट एरोब्स, ये हो गया ऑब्लिगेट एनारोब्स। देखो फैक्टर आएंगे, जो चीज़ें बता रही हूँ अगर वो हल्का सा दिमाग से लगाओ ना तो रटना नहीं पड़ेगा किसी को भी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनो अच्छे से पहली बार। मतलब एक अच्छा राइटर भी वही होता है जो एक अच्छा लिसनर होता है, ठीक है। तो बस वही बात है। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स थर्ड आ गया। अब ये क्या होता है, देखो दे आर एरोब्स, क्योंकि यहाँ पे एनारोब्स है, ध्यान से पढ़ना, ये एरोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स में दे आर एरोब्स दैट कैन ग्रो इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए उनको एनारोब्स बोल रहे हैं। ये मत लिखिए ना कि दे आर एनारोब्स दैट कैन ग्रो इवन द एब्सेंस ऑफ, ऐसे नहीं, दे आर एरोब्स याद रखना, वो एरोब्स ही होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है पर वो फिर भी ग्रो कर सकते हैं। कहाँ पे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी काम चल जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें दो और हैं, वो देखते हैं। और इसमें पहला है एरो टॉलरेंट एनारोब्स। अच्छा, एरो मतलब क्या होता है, एयर होती है सबको पता है, और एनारोब्स होता है। तो आर द बैक्टीरिया दैट बेसिकली एनारोब्स, ये बेसिकली एनारोब्स ही होते हैं, यानी ऑक्सीजन चाहिए नहीं होती है, बट नॉट इनहिबिटेड बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। कि इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब मान लो ये बैक्टीरिया जो है वो किस टाइप के हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। एनारोबिक मतलब इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है तो भी ये क्या कर सकते हैं, उसको टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेट मतलब सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कि एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारा इसमें माइक्रो एरोफिलिक एनारोब्स। माइक्रो मतलब छोटा, एरोफिलिक मतलब वही बात है कि एरो मतलब एयर लवर, फिलिक मतलब होता है लवर, मतलब चाहने वाला, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया रिक्वायर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, इनको लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, बट कैन टॉलरेट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखो ये हमारे एनारोब्स होते हैं, ये भी हमारे इनमें क्या है, माइक्रो एरोब, मतलब माइक्रो कम अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, पर क्योंकि क्या है ये एरोफिलिक है, क्योंकि मतलब इनको एयर पसंद है, इसलिए वो क्या कर देते हैं, उसको सह सकते हैं। वही बात है ना, मान लो कोई चीज़ें इंसान को पसंद है या कोई इंसान को पसंद है, तो नॉर्मल क्या कर रहा है, वो उसकी कमियों को भी वो सह रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एटमॉस्फेयर।
बाकी दिमाग में चलाना ज़्यादा, तो ये बस बताने के लिए मैं चीज़ें बता देती हूँ जिससे आप लोग को याद रहेंगी, ठीक है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट की जगह हमारे डेली रूटीन अगर आप लोग लेकर चलोगे तो वहाँ आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे इसमें फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर हमें पता है हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी चीज़ को मतलब ग्रोथ करवानी है या कुछ भी करवाना है तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन एंड डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। यानी ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन में एक डिफरेंस क्या होता है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है वो बड़ी, फिर उसका मतलब कोई भी चीज़ है हमारे पास, उस बैक्टीरिया ऐड किए हुए हैं और वो ग्रोथ किया जा रहा है, मतलब अपनी उसमें बढ़ रहा है। लेकिन मान लो वो 2 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 से 6 हो गया, मतलब और फिर 8 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं। मतलब वो एक नंबर के हिसाब से क्या कर रहा है, पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लाई होना मतलब एक जियोमेट्रिकल नंबर में वो बार बार बढ़ रहा है। तो एक होता है ग्रोथ, मतलब से वो बढ़ा जा रहा है, एक होता है एक स्पेसिफिक टाइम के साथ बढ़ रहा है, और एक होता है डेथ ऑफ बैक्टीरिया। इन सब के लिए हमारा टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच रैपिड ग्रोथ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर जिसमें हमारा कोई बैक्टीरिया है तो वो क्या कर रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रही है, मतलब जल्दी जल्दी उसकी ग्रोथ हो रही है पर शॉर्ट पीरियड में। तो अब हम हर इंसान को ऑप्टिमम ही चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हिसाब से बोल सकते हैं बैलेंस टेम्परेचर, इसको बोल सकते हैं, पर लिखना नहीं कहीं पे भी, लेकिन क्या बोलेंगे ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब कि टाइम भी कम लग रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है, टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और ग्रोथ क्या हो रही है उसकी बैक्टीरिया की, ज़्यादा हो रही है, तो वो होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी ना मैक्सिमम है ना मिनिमम, दैट्स कॉल्ड द ऑप्टिमम। मीडियम भी नहीं बोलेंगे, ऑप्टिमम ही बोलना है, ठीक है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ये फिर हमारे क्या होता है, एक साइकोफिलिक होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे नॉर्मल क्रायोफिलिक भी बोलते हैं। मीजोफिलिक होता है जिसका टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। और एक थर्मोफिलिक होता है जो 40 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस होता है। एक आपका सुपर थर्मोफिलिक या फिर हाई थर्मोफिलिक, ऐसे भी कुछ बोल सकते हो, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, पर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। तो साइकोफिलिक हो गया। अच्छा, अब आप बताओ आप लोग इसमें से ऑप्टिमम टेम्परेचर हम किसे कंसिडर कर सकते हैं, मीजोफिलिक को, बिल्कुल, क्योंकि 25 ये मीडियम टेम्परेचर है। मोस्टली जितने भी बैक्टीरिया हैं अगर उनको ऐसे वाले मतलब बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, अलग टाइप के सिंपल हैं, तो वो मीजोफिलिक में ग्रो ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो द मेजॉरिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अचीव ऑप्टिमम ग्रोथ एट द 25 to 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द मीजोफाइट्स, ठीक है। तो ये मेनली हमारा टेम्परेचर था। नेक्स्ट में हमारा कौन सा आ जाएगा, पीएच। तो ग्रोथ रेट हमारी क्या हो रही है, पर्टिकुलर बढ़ रही है, यहाँ पे दिख रहा है, ये 0 है, ये 7 है, ये 14 है, ठीक है। तो 0 मेनली एसिडिक होता है, ये सबको पता है। 7 हमारा पीएच जो होता है वो मीडियम यानी न्यूट्रल होता है, और ये 14। तो नॉर्मली जितनी भी हमारे मतलब बेस्ट ग्रोथ होती है वो न्यूट्रल पीएच पे होती है, ठीक है। तो ये लिखना है कि बेस्ट ग्रोथ अगर एट अ न्यूट्रल पीएच दैट्स अ 7। और आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो, तो देखो हमेशा न्यूट्रोफिलिक का थोड़ा सा ज़्यादा है इन दोनों के कंपेयर में, तो ये बताया कि न्यूट्रोफिलिक जो होता है हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, वाटर। अब देखो कोई भी चीज़ है उसके लिए वाटर एसेंशियल है। मैं पहले एग्जांपल दे चुकी हूँ कि अचार के डिब्बे में बहुत ज़्यादा क्या होता है, अचार जो होता है उसको धूप लगाई जाती है, जिससे कि उससे वाटर सारा रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव हो जाएगा तो उसमें जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, और बहुत दिन तक अचार सेफ रहेगा। तो इसलिए हम इसमें इंपॉर्टेंट है वाटर। तो वाटर एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द सॉल्यूट सच एज द सॉल्ट और शुगर आर डिजॉल्व। मतलब हमारे पास देखो अब वही बात है फिर से कि कल्चर हमारे पास है, हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें हम लोग बैक्टीरिया ग्रो करवाना चाह रहे हैं और उसमें कल्चर है। तो हम इसमें मेनली क्या करेंगे, कोई भी वाटर मतलब हमें क्या करना है, वाटर हमें देखना कि एक्टिविटी कितनी है कितनी नहीं। तो अब उसके अंदर हमारा कोई भी शुगर मतलब उसके न्यूट्रिएंट में हो सकता है शुगर हो या सॉल्ट या कुछ भी, जो भी आयंस हैं इनऑर्गेनिक कैटायन आयन, वो मेनली क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वाटर कैसा है, वाटर की एक्टिविटी कैसी है। तो वाटर एक्टिविटी जो होती है दैट इज AW ऑफ द प्योर वाटर कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन जो बैक्टीरिया हमारा होता है ग्रोथ ओवर अ रेंज वो 1 से 0.7 तक वाटर एक्टिविटी को सह सकता है, ठीक है। तो वही बात है कि वाटर जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है उसके ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हमारे इसमें है लाइट सोर्स। तो अब वही बात है फोटोट्रॉफिक, वही बात है ट्रॉफिक और फिलिक दोनों सेम होता है। फोटोट्रॉफिक मतलब वो बैक्टीरिया जो लाइट की प्रेजेंस पे काम करते हैं। जो ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, जैसे अब फोटोट्रॉफिक मतलब उनको मतलब जैसे साइनोबैक्टीरिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से बनाते हैं, तो उनको फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो उनको लाइट की ज़रूरत होती है, तो दैट्स वाई स्कॉलर लाइट, जैसे प्रकाश संश्लेषण से बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली अदर और ग्रो
इन डार्कनेस, मतलब बाकी जो बच्चे कुछ होते हैं वो मेनली डार्कनेस, तो ज़्यादातर जो होते हैं बैक्टीरिया वो डार्क प्लेस पे ही ग्रो करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अगर मान लो लैब है कोई, उसमें हमें बैक्टीरिया ग्रो करवाना है कल्चर में, तो हमें क्या करता है एक अच्छी, मतलब इसीलिए लैब्स में भी थोड़ी बहुत ऐसे कहते हैं विंडोज़ बनी होती है, जिससे कि वो सनलाइट जो होती है वो आती रहती है और हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रो करता रहता है। तो मेनली ये हमारे इतने कहते हैं फैक्टर्स थे जो आपके एडिशनल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, कभी कभी फिर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा जो मेन है ग्रोथ कर्व वो देखते हैं, क्या बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो यहाँ पे ऑल द बेस्ट पहले से ही है। तो ग्रोथ कर्व जो होता है वो किस में होता है, बैच कल्चर में होता है। पहली चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और मुझे इसको समझाना भी है। बैच कल्चर और कॉन्टीन्यूस कल्चर आप लोग को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं एक बार कल्चर मीडिया में बताई हूँ इसके पहले की, मतलब इसी में बताई, इसी वीडियो में। हमारे पास कोई कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया मतलब न्यूट्रिएंट जिसमें हमारा बैक्टीरिया को क्या होना है, ग्रो करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा इनको इंक्यूबेट किया, इंक्यूबेशन मतलब क्या होता है कुछ टाइम के लिए उसको रखते हैं, कुछ टाइम इन द सेंस वीक या फिर मंथ भी हो सकता है, और बैक्टीरिया तब हमारा क्या होता है ग्रो करता है, मतलब उसके पहले नहीं करेगा, उस फिर बैक्टीरिया ग्रो करेगा। अब बैक्टीरिया जो ग्रो करा, अब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, मान लो बैक्टीरिया हमारा ग्रो कर गया, अब इस बैक्टीरिया को रिमूव करें, मतलब बैक्टीरिया को नहीं रिमूव करेंगे, ये जो कल्चर मीडिया है इसको, जो बचा कुचा कल्चर मीडिया है उसको रिमूव करके हम नया कल्चर मीडिया इसमें ऐड कर देते हैं, और फिर हम कुछ दिन के लिए इंक्यूबेट करेंगे तो देखेंगे ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। फिर ऐसे करते हैं। तो अगर हम लोग बार बार कल्चर मीडिया को हटा हटा के नया कल्चर मीडिया ऐड करते रहते हैं, यानी नई न्यूट्रिशन उनको देते रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम कॉन्टीन्यूअस बोलते हैं, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। पर हमने एक ही बार बस कल्चर मीडिया यूज़ किया है और दोबारा फिर हम नहीं ऐड कर रहे हैं, जितना बैक्टीरिया ग्रो हुआ नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो क्या होता है हमारा बैच प्रोसेस, ठीक है। बैच का मतलब इतना जानो कि कोई भी प्रोसेस अगर एक बार हुई, मान लो हमने टैबलेट बनाई, कैप्सूल टैबलेट की बात करें, टैबलेट एक बार बनाई बस, फिर उसको रिमूव कर दिया, फिर उसमें दोबारा से नहीं कि वो एक दूसरी मशीन में तीसरी मशीन में जा रही है, नहीं, एक मशीन में ही काम किया और हट गया, तो वो बैच प्रोसेस नहीं। तो फिर अगर बार बार एक सीरीज़ बनी हुई है मशीन की, एक से उसमें तो उसे कॉन्टीन्यूस कहेंगे, ठीक है। ओके, तो बैच कल्चर इन विच नो फ्रेश न्यूट्रिएंट ऐड, मैं पहले बता दी, वो होता है बैच कल्चर। अब देखो 4 फेज़ होते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन, ठीक है। लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन, याद रखो लैग, लॉग, स्टेशनरी। लॉग लैग मत लिखना, लैग ए पहले आता है ना अल्फ़ाबेट में, तो ए याद रखना। लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन, नाम से पता चल रहा है। देखो लैग मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो लैग मतलब क्या होता है, आफ्टर अ लिक्विड कल्चर ग्रोथ इज इनोक्यूलेटेड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट स्टार्ट इमीडिएटली, ठीक है। मतलब ग्रोथ मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, पहली बात तो ग्रोथ मतलब होता है लिक्विड मीडिया, यानी हमारे पास जो कल्चर मीडियम उसमें एगार नहीं डाले हैं, सॉलिडिफाई नहीं किए हैं, सिर्फ उसमें हमारा पानी मतलब वाटर वगैरह वाले चीज़ें, तो वो लिक्विड है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारा लिक्विड कल्चर ग्रोथ जो है उसको इनोक्यूलेट करें, इनोक्यूलेट मतलब वही कि कुछ टाइम के लिए रखें हैं, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन जो होता है यानी ग्रोथ जो होनी होती है वो तुरंत नहीं हो सकती, वो मतलब नॉट स्टार्ट इमीडिएटली, अब तुरंत तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, कुछ टाइम लेता है ना ग्रोथ होने के लिए। तो अब देखो जो टाइम लेता है, द टाइम बिटवीन इनोक्यूलेशन एंड बिगनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी इनोक्यूलेट होगा मतलब वो थोड़ा सा अडाप्ट होगा कंडीशन के लिए, कि मतलब एक बहुत लेमन भाषा में अगर बात करूँ, मान लो हम हैं, ठीक है, हम लोगों ने किसी नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, जो कि आप लोग क्या थे फर्स्ट सेम में थे, ठीक है। तो अब आप लोग को तुरंत से बी फार्म समझ नहीं आया होगा कि क्या होता है बी फार्म या फार्मेसी क्या है, अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया कि आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे ना। तो उसको क्या कहेंगे हम, एडाप्टेशन कंडीशन कहते हैं, यानी वो इंसान जो बच्चे हॉस्टलर हैं, मतलब पहली बार हॉस्टल में रह रहे हैं, वो धीरे धीरे वहाँ के खाने से, वहाँ के इन्वायरमेंट से, मतलब अभी तो आप सिटी में मतलब अपने ही घर के आसपास थोड़ा दूर पड़ रहे होगे, जब आप स्टेट चेंज करोगे, मान लो नाइपर वगैरह में एडमिशन हो गया, तो आप लोग का फूड तो पहले चेंज हो जाएगी, दूसरा इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो जाएगा, भाषा वहाँ पे नहीं समझ आएगी, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, ऐसा होगा तो इंग्लिश बोल रहा है। तो ये होता है मेनली अडाप्टेशन कंडीशन, यानी आपको ग्रो होने में, आपको लोगों को समझने में जो टाइम लग रहा है वो, और फिर आप जो ग्रो कर रहे हो उनके बीच की चीज़ें लैग हो गई, लैग की फेज, ठीक है। So the time between the inoculation and beginning of the multiplication is called the lag phase. In this phase, the inoculated bacteria become acclimatized to the environmental and atmospheric. Acclimatized मतलब क्या होता है, वो उसके लिए मतलब एक बोल सकते हैं हम व्यवहार में आता है कि हाँ अब धूप मुझे अच्छी लगने लगी, मतलब जैसे मान लो कहीं धूप बहुत, या बारिश मान लो वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, या गर्मी बहुत ज़्यादा जैसे होती है, तो हमें वो चीज़ के लिए अब हम नॉर्मल हो गए हैं, तो उसको क्या कहते हैं मेनली, वहाँ पे क्या होता है एक्लिमेटाइज होता है, यानी वो जो बैक्टीरिया है वो कहेगा हाँ ठीक है मैं यहाँ ग्रो कर सकता हूँ, तो वो एक्लिमेटाइज होगा इन्वायरमेंट के लिए और एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए। तो ड्यूरिंग दिस फेज में
इंक्रीज द साइज ऑफ द बैक्टीरिया बट नेवर इंक्रीज द नंबर। मतलब हो सकता है कि वो थोड़ा खा पी रहा हो, मोटा हो जाएगा, ठीक है, मोटा हो जाएगा, पर वो खुश नहीं रहेगा। एक ऐसी भाषा में बात कर सकते हैं, है ना। तो मतलब यही बात है कि उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे कभी भी, मतलब वो नंबर में यानी 1 से 4 या 4 से 8 नहीं होगा, लेकिन हो सकता है उसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ जाए। तो ये मेनली था कि लैग फेज। नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है, लॉग फेज। इसी को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मत पढ़ना, एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज हैपन ऑलवेज इन लॉग फेज। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दूसरा, बैक्टीरिया डबल्स ड्यूरिंग एवरी जनरेशन एंड मल्टीप्लाई एट देयर मैक्सिमम रेट। मतलब जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, यानी 2 है, 2 से क्या हो गया 4 बन गया, 4 से 8, 8 से 16, 16 ऐसे। मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी ऐसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं बैक्टीरिया, और बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और अपने मैक्सिमम रेट तक वो पहुंच जाते हैं। तो ये मेनली क्या होता है, लॉग फेज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा है फेज। अच्छा, स्टेशनरी, अच्छा एक पॉइंट छोड़िए, 1 मिनट। हाँ, एट द फेज ऑफ द माइक्रोब्स आर सेंसिटिव फॉर द, हाँ ये जो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारा काम क्या होता है, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करवाना होता है। अगर हम कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक बोले तो पेनिसिलिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन, बहुत सारे का नाम है, इसमें कुछ भी दे रहे हैं कि हमारा बैक्टीरिया ग्रो ना करे, तो ये जो एंटीबायोटिक होती है ना, ये मेनली सेंसिटिव होती है। मतलब ज़्यादातर बहुत, अगर बैक्टीरिया जो है वो हमारे क्या है, लॉग फेज में है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि वो भी मल्टीप्लाई, मतलब सेंसिटिव होती है, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी, सॉरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर बैक्टीरिया लैग फेज़ में है तो ही हमें क्या करना है, अगर लैग फेज़ में है तो ही हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक जो है वो दे देनी है। मतलब स्टार्टिंग फेज़ में, इसीलिए तो स्टार्टिंग फेज़ में देना है, नहीं तो स्टेशनरी फेज़ में देना है। स्टेशनरी में भी क्या होता है, वो एक बार ग्रो बहुत जल्दी कर चुका होता है और अब वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, तो हमारी एंटीबायोटिक जल्दी काम करेंगे। लेकिन सेंसिटिव होती है हमारी एंटीबायोटिक अगर वो हमारा लैग फेज़ में है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा इसमें स्टेशनरी फेज। तो आफ्टर लॉग फेज बैक्टीरिया ग्रो स्टॉप कम्प्लीटली ड्यू टू लैक ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में भी कभी कभी ऑप्शन में पूछता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट की वजह से, वाटर की कमी की वजह से, या ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या पीएच चेंज होने की, मान लो न्यूट्रल पीएच पे हो रहा था लेकिन अब उसका पीएच क्या हो गया, एल्केलोफिलिक हो गया, एल्कलाइन हो गया, धीरे धीरे घट मतलब बढ़ गया, तो वो मिलने क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन चेंजिंग या पीएच की वजह से भी हमारा क्या हो रहा है, स्टेशनरी, यानी अब ग्रोथ उसकी कम हो रही है। एक चीज़ और है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पोर स्टार्ट विच प्रोड्यूस इंडोटॉक्सिन। मैंने पहले बताया कि इंडोटॉक्सिन क्या होता है, बॉडी में जाता है, मतलब इंडोस्पोर जो होता है वो बैक्टीरिया जो होता है, इंडोस्पोर प्रोड्यूस, छोटे छोटे अपने ही जैसे स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, स्पोर छोटे छोटे प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इंडोटॉक्सिन वो रिलीज करता है। इंडोटॉक्सिन जो होता है वो इन्फ्लामेशन कॉज करता है, और किसी भी बैक्टीरिया जो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये होता है मेनली क्या, स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, डिक्लाइन फेज। अब डिक्लाइन या डेथ फेज मान लो वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो ड्यूरिंग दिस फेज डेथ रेट एक्सीड रिप्रोडक्शन, मतलब बहुत जल्दी क्या करता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्टार्ट करता है। दिस नंबर ऑफ द वायबल बैक्टीरियल सेल डिक्लाइन, यानी जो वायबल मतलब क्या होता है, नॉन वायबल और वायबल 2 चीज़ होती हैं। तो वायबल मतलब जो जिंदा हैं, जो अच्छी सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, कम होने लगती हैं। और एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक प्रोडक्ट, मतलब जो, अब देखो बैक्टीरिया है वो मेटाबोलाइज होगा अगर, तो कुछ ना कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट, वही इंडोटॉक्सिन वगैरह जैसे हो गया वो करेगा। या फिर ऑटोलिटिक एंजाइम जो होता है वो भी मेनली इसका रीज़न होता है कि वो डेथ में आ रहा है, कि मान लो स्टेशनरी फेज में है, वो बहुत ज़्यादा इंडोटॉक्सिन रिलीज किया जा रहा है, अब वो इंडोटॉक्सिन खुद ही उस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करने लगते हैं। तो टॉक्सिक प्रोडक्ट या फिर ऑटोलिटिक एंजाइम, यानी कुछ ऐसे एंजाइम्स भी बैक्टीरिया जैसे बीटा लैक्टेमेज हो गया, ठीक है, लैक्टम हो गया, ये सब एंजाइम्स जो होते हैं बीटा लैक्टेमेज, ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसी में। तो ये मेनली क्या करते हैं, रीज़न मतलब होता है ऑफ द डेथ, ठीक है। तो ये 4 फेज होता है। तो लैग हमारा था सबसे पहला, लैग में बहुत कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, अडाप्ट हो रहे हैं वो, मतलब नॉर्मल, हाँ देख रहे हैं कि अच्छी जगह है, मैं ग्रोथ हो सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। दूसरा हो गया लॉग फेज, लॉग फेज में बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डबलेट के फॉर्म में करे जा रहे हैं। थर्ड हमारा हो गया स्टेशनरी फेज की, न्यूट्रिशन वगैरह सब खाना पीना खत्म हो गया, शांत से बैठे हुए हैं, मरे नहीं है, शांत से बैठे हुए हैं कि अभी ग्रो नहीं करना है, अभी शांत रहो, और टॉक्सिन रिलीज करते हैं। अब उस टॉक्सिन या फिर ऑटोलिटिक एंजाइम की वजह से हमारे लास्ट में कहता है वो डिक्लाइन होने लगता है। तो ये था आपका मेनली क्या, ग्रोथ का। कहीं भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा, मुझे नहीं लगता डाउट होने वाला है ही नहीं, मतलब बहुत ईजी है यार। देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, यहाँ टाइम है। अब यहाँ से हमारा क्या कर रहा है, ये लैग फेज है, यहाँ पे भी देखो कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ इन द सेंस यहाँ अब कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, सब बहुत शांति वाली चीज़ें हैं, अडाप्ट हो रहा है। अब यहाँ पे पता चले कि भाई ग्रो करना है, नहीं तो फिर कैसे ही बढ़ेंगे, यहीं पे रह जाएंगे, है ना।
तो वो क्या करना स्टार्ट करता है, ग्रो करता है। लॉग फेज में हमारा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। अब हमारा फिर आ जाता है स्टेशनरी फेज। यहाँ पे कोई भी बढ़ता नहीं, यहाँ पे तो बहुत शांति से बैठा रहता है। तो ये होता है स्टेशनरी फेज, दिख रहा है आपको। और ये मेनली क्या होता है, डेथ फेज होता है। ये देखो, ये डिक्लाइन होते होते वापस से मर जाता है। तो ये मेनली हमारा क्या था, सेल थर्मोडायनामिक्स, मेनली हमारा लैग फेज, लॉग फेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है पेपर के लिए, वो था। और हो सकता है वीडियो 1 घंटे तक की तो बनी जाएगी, उससे ज़्यादा पता नहीं, देखते। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें कौन सा आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2-3 बार पूछा गया है। देखो, कल्टीवेशन प्रिजर्वेशन पूछते नहीं है, माइक्रोस्कोपी कभी कभी पूछते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आपके में दिया हुआ है, जिसमें सैम और टैम है। इसका फुल फॉर्म एक बार देख के जाना, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और टैम का है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी होती हैं सैम टैम की, आप लोग देख लेना। फेज माइक्रोस्कोप जो होता है आपका, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए नया होगा। देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कंपाउंड है, वो सब बहुत ईजी है, देख के एक बार चले जाना, हो जाएगा काम। इलेक्ट्रॉन में नहीं, सॉरी, उसमें सिंपल वाले में। और इसमें फेज कंट्रास्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने देखा है पिछली बार बहुत बार पूछा गया है, तो वो देख लेते हैं। और इसके बाद आपकी फेज मतलब जो यूनिट फर्स्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट है मेरे साइड से। और फिर हम स्टार्ट करेंगे ऐसे यूनिट सेकंड, और वो भी 3 घंटे की, हो सकता है 2-3 घंटे की वीडियो होगी, उसमें आप पूरी चीज़ें, क्योंकि यूनिट सेकंड से ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम कवर कर लेंगे बाकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, एक्सप्लेन द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप विद सूटेबल डायग्राम। और इसमें लिमिटेशन और एडवांटेज जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है, लिमिटेशन ऑफ डेट। तो देखो, माइक्रोस्कोप हमें सब कुछ एक मिनट, क्योंकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी चीज़ें बता चल रही हूँ, जैसे थोड़ा बहुत चीज़ें देखते चलो। देखो, माइक्रोस्कोप जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हमें सबको पता है, जो व्यूइंग करता है, मतलब देखता है ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय, कांट बी सीन बाय, मतलब नहीं देख सकते हैं। टू स्मॉल मतलब ये वाला 2 होगा, सॉरी, 2 स्मॉल मतलब छोटा, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। एंड कांट बी सी बाय नेक्ड आइज, मतलब हम बिना माइक्रोस्कोप के, यानी चश्मा लगा के का मतलब नहीं है नेक्ड आइज, मतलब हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। ऐसे नॉर्मल हम नहीं देख सकते, जैसे इंसान को देख सकते हैं वैसे हम माइक्रोब्स को नहीं देख सकते। एंड दिस मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपी। यानी जो मेथड है साइंस होता है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्मॉल ऑब्जेक्ट को ऑफ माइक्रोस्कोप, किसका कहते हैं, माइक्रोस्कोपी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में 2 होते हैं, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप मतलब यही है कि उसमें क्या करना है, हम लाइट यूज़ कर रहे हैं, यानी लाइट में जो वेव होती हैं, एक्सरे वगैरह आपको देखा होगा, वो वेव को यूज़ कर रहे हैं एज अ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब होता है वो साइज़ पे सेट करना जिसमें हमें चीज़ें बहुत क्लियर दिखें, नॉर्मल भाषा में मैग्नीफिकेशन। अब ब्राइट फील्ड होता है, डार्क फील्ड होता है, फेज कंट्रास्ट होता है और फ्लोरोसेंस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप के टाइप्स हैं, जिसमें फेज कंट्रास्ट आपको आज बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें पता है टैम और सैम होते हैं। ट्रांसमिशन, अच्छा, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं, यानी हमारे लाइट होती है। अब डायरेक्ट इसमें लाइट नहीं यूज़ करते, मान लो कोई भी चीज़ है एनर्जी का सोर्स, ठीक है, एनर्जी के सोर्स से हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। अब टैम होता है यानी ट्रांसमिशन, मान लो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे वो ट्रांसमिट करेगा और कुछ शो करेगा इमेज, तो ये हमारा कहता है टैम। सैम मतलब कहता है स्कैन करता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करेगा या फिर अगर रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है, वो हमारा मिली क्या होता है, सैम होता है। इतना मैं आप लोग को एक बार के लिए ओवरव्यू दी हूँ, जो कि बहुत ऐसे पूछता नहीं है। नेक्स्ट हमारे इसमें लेकिन एक बार ओवरव्यू करके जाना, ठीक है, और नहीं पूछेगा क्योंकि आपकी सेकंड थर्ड यूनिट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। क्योंकि यार देखो, मेरे पास भी टाइम बहुत कम रहता है, लिटरली बता रही हूँ, और इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं कंटिन्यू कर पाती, तो मैं 3-4 दिन ऐसे रिकॉर्ड छोटा करके फिर आज आप लोग को ये वीडियो किसी तरह मिल रही है, जो भी मिल रही है, कि मतलब मुझे लगता है शायद मैं 5 दिन में रिकॉर्ड करूँगी ये सब, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं हो पाती, मतलब नहीं हो पाती इन द सेंस कर लूँ, पर मैं थोड़ा सा अपने काम में भी बिजी रहती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग को चीज़ें दे पाऊँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग कनेक्ट हैं अगर मुझसे, तो मैं चाहती हूँ कि उन वैसे निराश तो नहीं है, थोड़ा बहुत भी ना। तो देखो, फेस कंट्रास्ट, आप लोगों ने कभी कैमरा चलाया है, पहले तो मेरे बताओ। कैमरा तो यूज़ सभी करते हैं, मुझे नहीं लगता, रील्स बहुत देखते हो तुम लोग, इंस्टाग्राम वगैरह सब लोग बहुत देखती हैं, सिर्फ लड़कों को ही नहीं कह रहे, सब गर्ल्स बॉयज़ सब देखते हैं, मुझे पता है। तो अच्छा, कंट्रास्ट मतलब आप लोगों ने कभी देखा है उसको, जब आप एडिट करने जाते हो किसी फ़ोटो को, ठीक है, तो उसमें एक होता है ब्राइटनेस, आता है कि नहीं ऑप्शन, ब्राइटनेस आता है, कंट्रास्ट आता है ना। अच्छा, ब्राइटनेस मतलब क्या होता है, वो कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट उसमें दिखा देगा। कंट्रास्ट मतलब वो थोड़ा से कलर को उसके अल्टरनेट करके बहुत प्यारा बना देता है, मतलब फोटो शक्ल पता नहीं कैसी है, जो ऐसी भी हो पर अच्छी लगने लगती है सबको, उसे कहते हैं फिल्टर लग गया। तो वो मेनली करता क्या है, तो ब्राइटनेस होती है, कंट्रास्ट होता है, सैचुरेशन होता है, ये सब चीज़ें तो होती हैं।
तो वही बात है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, देखो हमारे पास सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप था, बढ़िया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे बढ़िया लाइट ऑन किए, सब हो रहा है। लेकिन अब हमें कंट्रास्ट का मतलब क्या हो रहा है कि हम मतलब उससे कुछ ऐसी रे निकल रही है, बीम निकल रही है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जो बहुत फोकस कर रहा है उस इमेज को। ध्यान से समझो, बहुत उस इमेज को फोकस करने की वजह से उसका कंट्रास्ट चेंज हो गया, जैसे कलर ये सब बहुत प्यारा दिखने लगा है। तो वो मेनली क्या हो गया, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इट इज़ अ टेक्निक यूज इन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं इन्हांस द कंट्रास्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट सिंबल, मतलब वो इंक्रीज कर देता है। कोई भी ट्रांसपेरेंट, मतलब बैक्टीरिया वगैरह तो ट्रांसपेरेंट ही होता है ना, इंक्रीज कर देता है उसके कंट्रास्ट को, मतलब वो थोड़ा सा अलग से दिखने लगता है, जिससे हमें पता चलता है देखो ये बैक्टीरिया है। इट वॉज डेवलप्ड इन द डच फिजिशियन फ्रिट्ज जर्मिक इन 1930। देन 1930 में हमारा फ्रिट्ज जर्मिक जो थे उन्होंने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। तो ये मेरी था कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और इसके चलो अब आगे देखते हैं जो है इसका। तो फेज जो होता है, यानी फेज मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव पासिंग थ्रू द सैंपल। ठीक है, अब कोई भी लाइट है वो पास होगी सबसे पहले सैंपल से, सैंपल इन द सेंस बैक्टीरिया माइक्रोब्स जो भी है। तो व्हेन लाइट पास फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट तो स्लाइटली डिफरेंट होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब थोड़ा सा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो चेंज कर देती है, अंडर वो चेंज इन ए फेज, जिसकी वजह से हमारा जो फेज यानी वेव लेंथ है वो भी चेंज हो जाती है। और हम फिर उस फेज को, क्योंकि देखो नॉर्मल हमारे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नहीं करता है जो नॉर्मल वाला माइक्रोस्कोप होता है, लेकिन फेज जो होता है ये डिफर होता है ऑब्जेक्ट का, जो मतलब देखो मेरे पास कोई सिंपल है, उससे जैसे हम लाइट पास करते हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जैसे ही जाएगी तुरंत चेंज कर देता है उसके कंट्रास्ट को। ठीक है ना, फेज, जिसकी वजह से उसका फेज जो हो रहा है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और उस फेज जैसे वो फेज चेंज होगा वो हमें माइक्रोस्कोप में क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये मेनली हमारा क्या था, पार्ट्स। अब देखो पार्ट्स की इससे बात करें तो ऑप्टिमल कंपोनेंट होता है, एनुअल डायफ्राम होता है, फेस प्लेट होती है और लाइट सोर्स। ध्यान से सुनना, लाइट सोर्स हमें पता है कि कोई भी सैंपल है उसमें सबसे पहले लाइट ही जाती है, उसके बाद फिर कोई रिएक्शन होता है। तो ऑप्टिमल कंपोनेंट है एनुअल, यानी एनुलर भी किसको कहते हैं, फेस प्लेट होता है और लाइट सोर्स होती है। तो देखो अब सबसे ऑप्टिकल कंपोनेंट मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल कंपोनेंट इंक्लूडिंग द दो चीज़ होती है, एक होता है फेस कंट्रास्ट कंडेंसर, अभी आप देखो उसमें दिखाऊंगी डायग्राम में, कंडेंसर एक होता है, और एक हमारे क्या होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। दो चीज़ होती है, एक लेंस होता है, एक कंडेंसर होता है। बोथ कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू कन्वर्ट द फेज डिफरेंस इन द लाइट टू चेंज द ब्राइटनेस, मतलब दोनों ही साथ में मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइट में चेंज होता है, जिससे भी ब्राइटनेस बढ़ती घटती जो भी है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारे इसमें क्या होता है, एनुलर डायफ्राम, मतलब जो कंडेंसर है उसके पहले ही हमारा एनुलर डायफ्राम लगा होता है। इट फेस कंट्रास्ट द माइक्रोस्कोप, एनुलर डायफ्राम इज यूज्ड टू कंडेंसर बिफोर द कंडेंसर, और ये क्रिएट करता है किसको, कोन ऑफ हॉलो लाइट। कोन ऑफ हॉलो लाइट का मतलब क्या है, देखो हमारे पास मान लो क्या है, क्या है देखो हमारे पास मिली क्या है, सैंपल है। ठीक है, ध्यान से देखो सैंपल है। अब यहाँ से हमारी लाइट आई 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 आई, बहुत सारी लाइट आ गई यार। ठीक है, अभी लाइट आई, अब हम यहाँ पे क्या कर दिए, कुछ एनुलर, जो भी बता रही हो एनुलर सेट कर दी डायफ्राम। ठीक है, एनुलर डायफ्राम यहाँ पे क्या हुआ, सेट हो गया, पता नहीं सेट हुआ, हो गया। ठीक है, सेट हो गया एनुलर डायफ्राम। अब क्या होगा, जैसे ये लाइट जो आ रही हैं ये मेनली क्या करेंगी, अब तो ये किसी भी, इनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, मतलब कहीं से भी आ रही हैं, ये क्या करेगा, इसको कोन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यानी कि एक ही जगह पे जाओ और सैंपल पे जाके पढ़ो। कंडेंसर भी वही करता है, उसको कंडेंस करके एक जगह पे करता है, पर एनुलर मेनली हॉलो मतलब हॉलो कोन बना देती है, जिससे कि वो बहुत फैलती नहीं है लाइट, और एक जगह पे जैसे होता है फोकस कर रही है, वही बोल सकते हैं। तो ये होता है, एंड इट प्रोड्यूस द फेज डिफरेंस इन द लाइट पासिंग थ्रू द सैंपल। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फेज डिफरेंस को जब लाइट जो होता है पास किया जाता है सैंपल में से। ठीक है, प्लेट, और फेस प्लेट क्या होती है, देखो फेस प्लेट मतलब होता है प्लेस द बैक फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके थोड़ा सा पीछे की ओर इसको सेट किया जाता है एक प्लेट को। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये शिफ्ट करती है फेज ऑफ डिफ्रैक्टेड एंड अनडिफ्रैक्टेड लाइट डिफरेंटली एंड क्रिएटिंग द कंट्रास्ट। मतलब देखो उससे हमें ब्राइटनेस मिल गई, यानी जो हमारा कोन था, अब हमारा इससे क्या हो रहा है, ब्राइटनेस। अच्छा, एक होता है डिफ्रैक्टेड, एक होता है अनडिफ्रैक्टेड, यानी मान लो हमारे पास कोई वेव है। ठीक है, वेव, ठीक है, ये हमारा मान लो क्या है, सैंपल है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये सैंपल है और ये हमारी क्या है, ऊपर की ओर लाइट जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं, हमारी मेनली अनडिफ्रैक्टेड बोलते हैं, अनडिफ्रैक्टेड। और जो यहाँ पे लाइट आ रही है उनको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे अगर कोई चीज़ नीचे जा रही है ऐसे, देखो ये मेनली ऐसे, तो इसको मेनली
मेनली क्या हो रहा है, डिफ्रैक्टेड हो रहा है। तो मेनली ये होता है अनडिफ्रैक्टेड और ये डिफ्रैक्टेड होता है। तो ये जो अनडिफ्रैक्टेड डिफ्रैक्टेड के बीच की चीज़ें कन्वर्जन होता है, इससे हमारा कंट्रास्ट बढ़ता है, जो कि हमारा फेस प्लेट जो होता है हेल्प करता है इसके कंट्रास्ट को इंक्रीज करने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है। तो एज लाइट पासिस थ्रू द सैम्पल इट इंटरेक्ट विद द डिफरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड शो द स्ट्रक्चर विद डिफरेंट लेवल ऑफ द ब्राइटनेस एंड डार्कनेस और कंट्रास्ट, इसी को बोल सकते हैं। और इन्हांस करता है करना, यानी ब्राइटनेस अब बढ़ रही है और डार्कनेस घट रही है, दोनों को बैलेंस कैसे करना है वो देखो, हर चीज़ हमें नहीं पता होती है, वो अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वही जानता है कैसे हो रही है। तो वो मेनली क्या होता है, इन्हांस कर देती है कॉन्ट्रास्ट को। ठीक है, तो ये तो मेन ऑब्जर्वेशन, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपनी मतलब स्क्रीन पे देखते हैं, आंखों से जैसे भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया एप्लीकेशन इसका। तो एप्लीकेशन बताने के पहले एक बार डायग्राम इसका देख लेते हैं। ओके, तो देखो इसमें से दिख रहा है आप लोग को, ये लाइट है, ये लाइट हमारी पास की जा रही है एनुलर डायफ्राम से। अब ये एनुलर लाइट देखो ये ऐसे आ रही थी, अब ये एनुलर डायफ्राम क्या कर रहा है इसको मेनली एक्चुअली और सब लोग चलो ठीक है, ये क्या होता है मेरी लाइट यहाँ से देखो आ रही है, एनुलर डायफ्राम यहाँ पे है और यहाँ पे कंडेंसर है। अब ये लाइट देखो कोन फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है मेनली, यहाँ से कोन से नहीं आती है, मैं आप लोग को ये बनाई हूँ पर इसको ऐसे और ऐसे में समझना, लाइट ये कहीं से भी आती है। ठीक है, और ये कोन फॉर्म में तब कन्वर्ट होती है जो एनुलर डायफ्राम इसको कर रहा है। और ये कंडेंसर मतलब ये तो कंडेंस करना, कंडेंस मतलब क्या होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो ये कंडेंस करके हमारा ये क्या होता है स्पेसिमेन, स्पेसिमेन यानी जहाँ पे सैंपल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली आप ऐसे लिख लेना, यहाँ पे मान लो सैंपल रखा है। ठीक है, यहाँ पे सैंपल रखते हैं। अब हमारी देखो ये जो अनडिफ्रैक्टेड रे है, यानी जो नीचे की ओर जाती हैं ये अनडिफ्रैक्टेड होती है, और ये जो ऊपर आ रही है ये मतलब डिफ्रैक्टेड रे होती है, ये वाली देख रहे हो नीचे जा रही है, ये डिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारी क्या है अनडिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ ऑब्जेक्टिव लगा होता है। अब देखो सैंपल हमारे मेनली यहाँ मतलब वही बात है, स्पेसिमेन होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मेनली क्या करता है उसको इंटरेक्ट करता है आपस में, और फिर हमारे यहाँ पे फेस प्लेट लगी होती है। फेस प्लेट मेनली उसका क्या करती है, कंट्रास्ट ब्राइटनेस जो भी हमारा पीछे पड़ा वो इंक्रीज़ करती है। और लास्ट में हमारे यहाँ पे इमेज प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे क्या मिला, यानी नॉर्मल हमें फिर क्या मिलता है, जो हमारा ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया होता है वो बहुत क्लियर दिखने लगता है। तो ये था मेनली हमारा क्या फेस कंट्रास्ट। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज अब देख लेते हैं। मेनली क्या कॉमनली यूज माइक्रोस्कोपी होता है फॉर द स्टडी ऑफ लिविंग सेल, एग्जांपल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल। ठीक है, तो कॉमनली यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोपी मतलब लिविंग सेल के लिए मेनली यूज़ करते हैं, और मेनली क्या होता है एग्जांपल जैसे कि बायोलॉजिकल सैंपल के लिए। एंड विदाउट स्टेनिंग, मान लो इससे स्टेनिंग मतलब क्या होता है, ये चीज़ भी आप लोग को पता नहीं पता है कि नहीं पता होनी चाहिए। देखो बैक्टीरिया है, हम लोग क्या करते हैं इसको डिफरेंट डाइज जो होता है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इसकी कुछ प्रोसेस होती हैं, ऐसे नहीं कि लिया कलर और डाल दिया, होली नहीं चल रही है ना। तो डाइज जो होती है उसको एक मतलब कुछ ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है कि 2 घंटे इसमें रखना है, फिर 4 घंटे जैलीन में रखना है, 4 घंटे किसमें 4 घंटे जैलीन में रखना है, और फिर ऐसे मतलब 3-4 प्रोसेस होती है। फिर वाटर से वॉश करना है, फिर अल्कोहल में अलग अलग परसेंटेज में रखना है, ये सब बहुत ऐसे प्रोसेस है। तो डाइज में रखने पर वो जो हमारा स्लाइड है ना बैक्टीरिया की, मतलब जो भी है स्लाइड बना के रखते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना। अच्छा एक चीज़ आप लोग को पता है कि नहीं कि स्लाइड बना के रखते हैं, मैंने बताई नहीं। देखो हम क्या करते हैं, हमारा कल्चर बन गया, हमारा बैक्टीरिया ग्रो हो गया, बैक्टीरिया ग्रो होने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं रिमूव करते हैं। जो आप लोगों ने रिमूविंग की टेक्निक पढ़ी होगी, तो प्लेट में बहुत सारी टेक्निक होती हैं, तो उसको हम लोग रिमूव करके हम लोग एक स्लाइड लेते हैं। स्लाइड मतलब जो देखा होगा ना स्लाइड होती है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं उसका सीमियर बनाते हैं। सीमियर मतलब उस बैक्टीरिया को ऐसे फैला देते हैं, मतलब बैक्टीरिया को रखते हैं। फिर उसके ऊपर हम लोग DPX मतलब कोई भी ऐसे माउंटेड मतलब एक स्लाइड शेयर मतलब स्लाइड शेयर करूँ, एक स्लाइड प्लेट आती है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, देखो बैक्टीरिया यहाँ ग्रो हो गया, अब उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे DPX एक मतलब बहुत चिपचिपा एक सॉल्यूशन आता है, उसको उसके ऊपर एक ड्रॉप रखते हैं और उसके ऊपर फिर हम लोग एक पतली सी स्लाइड प्लेट लगा देते हैं, जिससे कि वो इधर उधर भागे ना। मान लो अगर माइक्रोस्कोप में हम लोग स्लाइड रखें, अगर हम DPX लगे उस स्लाइड प्लेट को नहीं लगाएंगे तो वो हो सकता है जो हम स्लाइड को इधर उधर कर रहे हैं तो वो बेकार हो जाएगा, जो सेक्शन आया है हमारा, है ना, मतलब जो भी हमारे बैक्टीरिया है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए उसके ऊपर एक और स्लाइड पतली सी रख देते हैं, जिससे कि वो क्लियर दिखे। अब वही इसमें मैं कह रही थी, क्या कह रही थी, हाँ स्टेनिंग जो होती है, स्टेनिंग मतलब अब मान लो हम लोगों ने स्टेनिंग नहीं करी है, स्टेनिंग मतलब डाइज से हम लोगों ने उसको ट्रीट नहीं किया है, डायरेक्ट हम उसको माइक्रोस्कोप में स्लाइड को देखने जा रहे हैं, तो भी हम इसमें देख सकते हैं, कंट्रास्ट का यूज़ करते हैं पहले चीज़। और दूसरे इसमें इसी में है कि डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूमर सेल, ट्यूमर सेल के डायग्नोसिस जो होता है उसके लिए भी हम लोग फेस कंट्रास्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर। लास्ट हमारे इसमें जो भी मैंने बताया था लिमिटेशन क्या है इसकी, तो सबसे पहले कि मतलब अब देखो मान लो हमारे पास जो सैंपल है यानी बैक्टीरिया है, अब उसका कोई केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, या फिर कोई भी कंपोजिशन उसका सेल किस चीज़ की बनी है, ये सब तो हमें नहीं पता चलेगा ना। मतलब और भी चीज़ें मान लो उसके अंदर कोई रिएक्शन हो गई है खास, ये सब भी हमें नहीं पता चलेगा। बैक्टीरिया है नहीं है ये इंपॉर्टेंट, इसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा पर ऐसा केमिकल प्रॉपर्टी हमें नहीं पता चलेगी। एंड नॉट सुटेबल फॉर द थिक और हाई स्कैटरिंग, मतलब अगर मान लो स्पेसिमेन यानी जो भी हमारा
वो है क्या बोलते हैं सैम्पल या जो भी स्पेसिमेन है वो बहुत थिक है, मतलब बहुत पतला है और हाई स्कैटर, बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग करता है, फैल जाता है, उसमें ज़्यादा लाइट डलते बहुत ज़्यादा स्कैटर कर जाती है, तो हमारा उसके लिए ये अच्छा नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, हो सकता है ये वीडियो मैं पहले ही बताई हूँ कि बहुत लॉन्ग हो गई, पर यूनिट फर्स्ट पूरी इसमें कवर हो गई है और मे भी 2 घंटे की होंगी, आई डोंट नो, पर 1.5 घंटे की शायद बन गई है, तो देख लेते हैं जितने भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। जय हिंद, जय भारत।